ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜੋ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा परमानंद शास्त्री जी जो शिक्षक और साहित्यकार हैं, हमारे मुख्य वक्ता आज के, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और अपनी बात रखें। श्री परमानंद शास्त्री जी। परमानंद शास्त्री जी हमारे बीच में, हमारे मुख्य वक्ता, बहुत अच्छे शिक्षक और बहुत अच्छे साहित्यकार भी। आज जो दूसरा नाटक पेश होगा उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया था, तो मैं गुजारिश करूंगा शास्त्री जी से कि वो अपनी बात रखें। शास्त्री जी। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती बख्शी जी, आज के अध्यक्ष कार्यक्रम के श्री गुरविंदर सिंह जी और हमारे आज के सभी आप जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, आप सभी को पता है कि आज ये जो कार्यक्रम शहीद यादगार मंच की ओर से आयोजित किया गया है, ये दो बिंदुओं को लेकर के है। मुझे मालूम है कि हम समय पहले बहुत ज़्यादा मौसम की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें आपसे जो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में कही ही जानी चाहिए, नहीं तो इस कार्यक्रम के कोई मायने नहीं होंगे। पहला तो ये कि आज ये कार्यक्रम जो है ये गदर के 100 वर्षों को समर्पित है, शताब्दी वर्ष को समर्पित है। हमें मालूम है कि पहले हमारे देश में जिस तरह से अंग्रेजों ने आकर के कब्जा किया, पहले कंपनी आई, एक कंपनी ने आकर के बाद में पूरे देश के राजनीति के ऊपर कब्जा किया। 1857 का गदर हुआ और उसके बाद जिसको ये समर्पित है आज का कार्यक्रम, वो एक कहानी है। जीदा जी ने अपने पहले गीत में गूंजा गदर दियां, उसमें इशारा किया कि हमारे कुछ भारतीय जिनमें ज़्यादातर पंजाब के लोग थे, उन्होंने विदेशों में जाकर के जो अपने काम धंधा करने के लिए, कमाई करने के लिए गए थे, जीवन यापन करने के लिए गए थे, वो उन लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि किस तरह से अंग्रेज या जो बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, बड़ी पूंजीवादी ताकतें हैं, किस तरह से गरीबों का शोषण करती हैं और किस तरह से भारतीयों को अपमानित करते हैं। तो उससे तंग आकर के, उससे परेशान होकर के उन्होंने देखा कि हमारा देश भी गुलाम है। अभी ये बीच में लाला हरदयाल की फोटो लगी हुई है, गदरी जो हमारे शहीद हैं उनके साथ साथ। लाला हरदयाल एक दिन किसी जगह भाषण दे रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि ये अंग्रेज सरकार हमारे देश पर जुल्म कर रही है। किसी ने खड़े होकर आगे से पूछा कि तुम्हारे देश में, तुम्हारे देश की आबादी कितनी है? लाला हरदयाल ने कहा कि 33 करोड़ के करीब। प्रश्न करने वाले ने कहा अंग्रेजों की गिनती कितनी है? उन्होंने कहा 4 करोड़। तो प्रश्न करने वाले ने कहा लानत है तुम पर कि 4 करोड़ लोग 33 करोड़ लोगों को कब्जा किए बैठे हैं और बाहर से जाकर कब्जा किए बैठे हैं। तो ये चीजें, इस तरह का व्यवहार उन लोगों को समझ में आया, तो उन्होंने महसूस किया अलग अलग जगह पे, अमेरिका में, कनाडा में और दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में जो भारतीय लोग बैठे थे, उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए अपने काम करते हुए, और आखिरकार 21 अप्रैल 1913 को उन्होंने ऑस्ट्रिया में इकट्ठे होकर के एक संस्था बनाई, हिंदी एसोसिएशन, जिसको बाद में उन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम रखा, सैन फ्रांसिस्को में केंद्र बना करके अखबार निकाला गदर।
बाद में उस पार्टी का नाम जो हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक नाम से थी, कोस्ट पैसिफिक नाम से थी, उसको बाद में गदर का ही नाम दे दिया गया। अब ये लोग भूल गए कि वो हिंदी एसोसिएशन थी, बाद में गदर अखबार निकला और गदर के नाम से ही वो पार्टी मशहूर होगी। 1913 में अप्रैल में बनी वो पार्टी, उसके बहुत थोड़े आदमी थे, वो विदेशों में बैठे थे, लेकिन विदेशों में बैठे हुए भी वो हिंदुस्तान की फिक्र कर रहे थे। उन्हें मालूम था, उन्हें पता था कि हमारा दुश्मन कौन है। उन्हें मालूम था कि अंग्रेज किस तरह से हमारे भारतीयों को लूट करके, यहाँ की संपत्ति को, यहाँ की दौलत को लूट करके किस तरह से अपने देश में ले जा रहा है। उन्होंने अपने देश को मुक्त करवाने के लिए, आजाद करवाने के लिए विदेशों में बैठ करके वो पार्टी बनाई और उस पार्टी में बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने वहां बैठे ये तय किया कि हम गदर करेंगे और गदर करके हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर करेंगे। जीता जी अभी एक गीत गा रहे थे, सबसे खूबसूरत बात जो गदर पार्टी की थी, अलग अलग चीजें थी, आजाद करवाना तो मुल्क को था ही बड़ी बात, लेकिन उसके साथ उस दौर में आज से 100 साल पहले वो लोग जब देश को आजाद करवाने के बारे में सोच रहे थे तो एक बड़ी खूबसूरत बड़ी बात ये भी सोच रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान होगा, हमारी जो पार्टी होगी, हमारा जो देश का भविष्य होगा, उसमें कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर कोई राजनीति नहीं करेगा, ये सबकी अलग अलग होगी। लेकिन आज 100 साल बाद देश के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। धर्म के नाम पर लोगों को मरवाने की पूरी तैयारी की जा रही है। दंगे भड़क रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर के बहुत दूर नहीं हुए। हमने 100 साल बाद पहले जो हमारे शहीदों ने, जो क्रांतिकारियों ने जिस तरह के सपने देश के लिए लिए थे, वो सारे सपनों को तबाह करके एक नए किस्म का, जातियों को भिड़ा करके, धर्मों को भिड़ा करके, लोगों के जो संकट हैं, लोगों के जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, अनपढ़ता है। अभी जीता जी कह रहे थे गीत में कि 65 साल दी आजादी हुई, दाल रोटी फिरे वंड दी। कमाल है कि 62-63 साल बाद देश आजाद होने के हमें अक्ल आई कि लोगों को पढ़ाने की जरूरत है। RTE एक्ट लागू किया और अभी 66 साल 65 साल बाद लोगों का अब पता चल रहा है, सरकारों को, कि लोग भूख से भी मर रहे हैं। कल हमारे देश के एक मंत्री की स्टेटमेंट थी, मंत्री कह रहे थे कि हमने गरीब लोगों की, दलित लोगों की, हमने आदिवासी लोगों की जमीनें छीनी हैं और उससे 3 करोड़ लोग बेघर हुए हैं, उनको उजाड़ दिया है, विस्थापित हुए हैं। और आज जो देश के सामने संकट खड़े हैं वो ना बराबरी की वजह से हैं, बेरोजगारी की वजह से हैं। अभी गीतों में सुनाया जा रहा था कि हमारे नौजवान दारू पी रहे हैं, हमारे नौजवान नशा कर रहे हैं। उनकी समस्याएं जो हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा, आजकल तो सुविधा हो गई है कि खुद को अपने आप खड़े यहाँ खड़े हो, वहीं से कह दो कि मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं। तो इस तरह से एक दूसरे को गरिया के, एक दूसरे को गाली दे करके, छोटा करके, भाई भाई को आपस में भिड़ा करके, जो आम आदमी के संकट हैं, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जो अभी कह रहे थे कि हमारे आज भी लोग कोई तावीज करके, कोई पंडे से, किसी साधु से लेकर के सहारा वो इलाज कर रहे हैं कैंसर जैसी बीमारियों का। हम अपने लोगों को इलाज नहीं दे सके, शिक्षा नहीं दे सके, खाने की जो मूल चीजें हैं, मूलभूत पे जीने के लिए मिनिमम साधन, थोड़े से थोड़े साधन, वो नहीं दे सके। तो ये सारे संकट अब भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कोई शहीद ने, किसी गदरी बाबा ने ऐसे देश की कल्पना नहीं की होगी कि कहीं कोई लाखों लाख करोड़ रुपए के घोटाले कर रहा है,
गोदामों में पड़ा अनाज सड़ रहा है, बेरोजगार घरों में बैठे नशों के शिकार हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है, आज भी 25-30 हजार पोस्टें जो हैं स्कूलों में खाली बैठी हैं, पड़ी हैं, और हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बेटियां आज रोजगार की लाइनों में लगे हुए हैं। तो सवाल है कि इस व्यवस्था को, गीत में आ रहा था, जानबूझकर व्यवस्था, फिर कहा जाता है तुम्हारे भाग्य का दोष है, तुम्हारी किस्मत खोटी है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। हमारी किस्मत में ये सब कुछ नहीं लिखा था, वो लिख रहे हैं, और हम बदकिस्मती से इस सारे तमाशे को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे शहीदों ने जो हमारे लिए सपने लिए थे, यहाँ बात भगत सिंह के, कल भगत सिंह का जन्मदिन था, और भगत सिंह के जन्मदिन पर ये नौजवान यहाँ शुरुआत में कह रहे थे कि सरकारों ने भगत सिंह का जन्मदिन नहीं मनाया। सरकारें भगत सिंह का जन्मदिन मना भी कैसे सकती हैं? सरकारों को भगत सिंह का एक पूरी फिलॉसफी, भगत सिंह का चिंतन, भगत सिंह का लेखन, भगत सिंह की सोच, भगत सिंह जिस तरह का समाज, जिस तरह का देश चाहते थे, ये सारा उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो भगत सिंह का नाम कैसे ले सकती हैं? आप जो यहाँ बैठे हैं, इतिहास पढ़कर आए हैं 6ठी, 7वीं, 9वीं, 10वीं तक, सवाल था कि एक पूरे आजादी के आंदोलन में हमारे गदरी बाबों को आप लोग याद कर रहे हैं, हमारे भगत सिंह का जन्मदिन आप मना रहे हैं, क्योंकि इसलिए मना रहे हैं कि वो हमारी बात कर रहे थे। आज भी भगत सिंह यदि अपनी शहादत के 23, 31 और 83-84 साल बाद भी यदि आज भी हमारे हीरो भगत सिंह बने हुए हैं, आज भी भगत सिंह हमें इतनी शिद्दत से याद आ रहे हैं, आज भी हमारा नौजवान भगत सिंह का नाम लेने पर एक जिंदाबाद कहने के लिए उठ खड़ा होता है, तो ये कोई अचानक नहीं है। आप देखें, हमारे इतिहास के चरित्र को देखें, उन्होंने इतिहास को भी अपने ढंग से लिखा। जब हम पढ़ते थे तो उस समय होता था 1.5 पेज आता था इतिहास में, और कहा जाता था कि ये आतंकी थे, आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, बंदूक की भाषा बोलते थे और लूट खसूट करते थे। भगत सिंह के बारे में हमारे शासन ने, हमारी सरकारों ने, हमारे इतिहासकारों ने जानबूझकर एक इस तरह की परिचय हमें दिया। तो सवाल है, उस नजर को, उस दृष्टि को, उस शरारत को भी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भगत सिंह की बात है, कल क्योंकि भगत सिंह का जन्मदिन था, तो मुझे केवल 2 बातें, मैं आयोजकों की मजबूरी को समझ सकता हूं, यकीनन आज बातें की जानी चाहिए, लेकिन 2 बातें आपसे साझा जरूर करना चाहता हूं कि भगत सिंह को भी आज एक बड़े अजीब तरीके से किडनैप किया जा रहा है, काबू में किया जा रहा है। भगत सिंह की जय बोली जा रही है, भगत सिंह को माथा टेका जा रहा है, भगत सिंह को फूल पहनाए जा रहे हैं। भगत सिंह को ना फूल की जरूरत है, ना उसको माथा टेकने की जरूरत है, ना उसको जय करने की जरूरत है। भगत सिंह की, भगत सिंह को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यदि हम भगत सिंह से थोड़ा भी हमारा किसी का लगाव है, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, हमारे आयोजक सारे नौजवान हैं, मैं आज इस मंच के माध्यम से 2 निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग भगत सिंह को सच्चे मन से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले जो जरूरत है कि भगत सिंह को समझें। भगत सिंह किस तरह का समाज चाहता था, भगत सिंह किस तरह के देश को देखना चाहता था। भगत सिंह दंगों के ऊपर बात कर रहे हैं, भगत सिंह धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, भगत सिंह कह रहे हैं कि जब तक किसी भी रूप में आदमी की शोषण हो रहा है, कोई राष्ट्र का शोषण कर रहा है, कोई आदमी का शोषण कर रहा है, जब तक एक आम आदमी को जीने के लिए बढ़िया माहौल नहीं मिलेगा। गीत में सुनाया जा रहा था कि स्वर्गों की चिंता छोड़ो, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। भगत सिंह यकीनन इस तरह की मानसिकता के थे कि उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन, उनका लेखन, उनका पठन पाठन, वो सारा हमें चेतन करता है। मेरा अनुरोध सभी नौजवानों से, आप सभी से है
कि भगत सिंह को जानें, भगत सिंह को पढ़ें, भगत सिंह के विचारों को समझें और देखने की जरूरत है। भगत सिंह ने शुरुआत की देश की आजादी के लिए कहें, देश के गुलामी से मुक्ति के लिए कहें, तो वो केवल 20 बंदे थे। जब फिरोज शाह कोटला मैदान में वो बैठे, देश की समाज की चिंता और देश को बेहतर बनाने की चिंता कर रहे थे, केवल 20 नौजवान थे। तो वो 20 नौजवान पूरे देश को, पूरे संसार को अपनी दृष्टि, अपना विचार, अपनी नजर रखने में कामयाब रहे। लेकिन जिन्होंने तय कर रखा था कि इस सारे सिस्टम पर हमने कब्जा करना है, वो भगत सिंह को हर तरह से दूर करना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह के पास जो विचार था, भगत सिंह का, चाहे वो लाला लाजपत राय का लाहौर के अंदर जिस तरह से लाठियां मार करके साइमन कमीशन के दौरान उनको घायल किया और उसके बाद उनकी मौत हुई, उसका बदला लेने की बात हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर बम फेंकने की बात हो, चाहे जब कोर्ट चल रही थी, अदालत थी, अदालत के अंदर अपनी बात कहने की बात हो, भगत सिंह ने कहीं कोई गलती नहीं की। भगत सिंह की उम्र जब शहीद हुए हैं 23.5 साल की, आप कल्पना करें 23.5 साल, और जब उन्होंने पार्टी बनाई वो तो 19 साल की उम्र थी। तो 19 साल की उम्र में एक नौजवान पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए एक पूरे का पूरा विचार, एक दृष्टि दे रहा है। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हमें भगत सिंह को उस तरह से समझने की जरूरत है। भगत सिंह लेखक थे बहुत अच्छे, उन्होंने ड्रीमलैंड की भूमिका लिखी, उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन की पंजाबी में अनुवाद किया, उन्होंने बहुत सारे लेख अलग अलग पत्रिकाओं में लिखे। उनकी 404 पेजों की उनकी जेल डायरी है जो आजकल मिल जाती है, उसको पढ़ें। और उनके पत्र जो हैं, उन्होंने अपने साथियों को, नौजवानों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने पिता को, वो जो लिखे, कमाल है। मुझे लगता है कि उन सब को देखते हुए हमें समझने की जरूरत है कि भगत सिंह को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए। इस हालात में भगत सिंह की और भी जरूरत है, क्योंकि जो हालात आज हमारे सामने हैं, जो स्थितियां आज हमारे सामने हैं कि लूट कायम रहे, इस तरह का हालात बनाया जा रहा है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना चाहता, लोगों के संकटों को कोई एड्रेस नहीं करना चाहता, कोई नहीं कह रहा कि दारूबंदी करेंगे, कोई किसी को बच्चियों की परवाह नहीं है, किसी को अभी एक मैं पढ़ के आ रहा था आते हुए कि ये हमारा कानून व्यवस्था है, आप उसको देखें, आप लॉ एंड ऑर्डर को देखें, वो सब कुछ उनके लिए है। आम आदमी के लिए कोई भी चीज नहीं है। एक मुकदमा यदि हो गया, उसको लड़ना पड़ गया तो घर बिकेगा और उसके पास कानून ये जो कहा जा रहा है कि ये कानून आपके लिए हैं, ये अदालतें आपके लिए हैं, आप कभी तसल्ली से बैठ के सोचें ये हैं किसके लिए। एक बात आखिरी के मैं खत्म कर रहा हूं। मैं उस चिट्ठी को देख के बहुत भावुक होता हूं। भगत सिंह ने 20 मार्च 1931 को, 22 मार्च 1931 को, 3 मार्च 1931 को लगातार बड़े स्तर पे चिट्ठियां लिखी अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को। उसमें जो सबसे बड़ी चिट्ठी थी अक्टूबर में जो लिखी, अपने पिता को लिखी। मतलब आप दृष्टि देखें उस आदमी की, उस शहीद की समाज के प्रति और उस शहीद की अपने लोगों के प्रति चेतना देखें कि जब उनको फांसी की सजा होगी, सुना दी गई, तो उसके तुरंत बाद उसके पिता ने सोचा कि अब इसको फांसी की सजा को रोकें। उससे पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि भगत सिंह को किसी तरह, स्वाभाविक है हर पिता के मन में ये आता है कि मैं अपनी औलाद को, अपने बच्चे को बचाऊं। तो किशन सिंह ने भी ऐसा सोचा होगा भगत सिंह के पिता ने कि मैं किसी तरह से अपने बेटे को बचा लूं। बेशक वो खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पिता अर्जन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ये रहती है भावना, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली, रिव्यू एप्लीकेशन, कि भगत सिंह को दोष मुक्त करवाया जा सके। भगत सिंह ने अपने पिता को उसके जवाब में एक चिट्ठी लिखी, वो कमाल है अपने आप में इतिहास का। उन्होंने लिखा कि पिताजी, आपने मेरी अनुमति के बिना, मेरे बिना पूछे
आपने मेरे बचाव के लिए जो अर्जी लगाई है, मुझे इससे बहुत इतराज है। हो सकता है मेरे जीवन का कोई मोल हो, लेकिन जिन सिद्धांतों के लिए, जिस देश के लिए, जिस आज़ादी के लिए, जिन आदर्शों के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरी मौत उनके सामने कुछ भी नहीं है। और आपने जो किया है ये अच्छा नहीं किया। एक पिता, आप मेरे पिता हैं, यदि किसी ने और ये काम किया होता तो मैं उसको गद्दार कहता, लेकिन आप मेरे पिता हैं तो मैं कहूँगा आपकी बहुत कमजोरी है, बहुत घटिया स्तर की कमजोरी है। तो भगत सिंह इस तरह से अपने पिता को भी अपने आदर्शों के सामने मंजूर नहीं करते थे। उनको भी उन्होंने लगभग कहा कि आपने देश के साथ गद्दारी की है, जो मुझे बचाने की कोशिश की। तो वो आदर्श, वो लोग यकीनन हमें प्रेरणा देते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी जय बोलने की जरूरत नहीं, उनके जयकारे बोलने की जरूरत नहीं, उनके नारे बोलने की जरूरत नहीं। उनके काम को समझें, उनको पढ़ें, उनको जानें। भगत सिंह ने कुलतार को चिट्ठी में लिखा था, लास्ट में वही शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे, रहे रहे ना रहे। धन्यवाद।